देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गिरियक के घोड़ा कटोरा स्थित गंगा जी जलाशय का जायजा लिया। इसके साथ ही राजगीर में रोपवे, वैतरणी नदी, ब्रह्मकुंड का भी जायजा लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बता दें कि राजगीर कुंड परिसर में विकास कार्य किए जाने और कम बारिश होने के कारण गंगा जमुना कुंड समेत कई कुंड की जलधारा इन दोनों बंद हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए आलाधिकारियों के साथ राजगीर पहुंचे। बता दें कि राजगीर में मई महीने में मलमास मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियों की भी उन्होंने समीक्षा की है। आगे बढ़ेंगे। बगहा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आर्म्स एक्ट के एक मामले में दस्यु सरगना जय नारायण यादव को सजा सुनाया गया है। फैसला बगहा एसडीओ आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने सुनाया है। दरअसल अदालत ने आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं में 3 साल के कारावास के अलावा 5,000 रुपये और 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि केस के विचारण के दौरान ही अभियुक्त ने सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है, लिहाजा इसी वजह से अदालत ने अर्थदंड देने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि साल 2008 में दस्यु जय नारायण यादव ने तत्कालीन एसपी विकास वैभव के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद से मामला न्यायालय में लंबित था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया। एसडीजेएम कोर्ट के आदेश के मुताबिक निर्धारित अर्थदंड की राशि ही आरोपी को जमा करनी है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहा ये मामला न्यायालय में गहमा-गहमी के बीच निष्पादित हो गया। आज विद्वान एसडीजेएम श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी सर के द्वारा बगहा पटखौली 96(8) के मामले में जय नारायण यादव को दोषी किया गया, जिसमें अभियोजन पदाधिकारी अनीश कुमार ने मामले को प्रूफ किया। सेक्शन 25(1)BA आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 5,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट में 1,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया और कारावास का जो दंड था वो अभियुक्त द्वारा ट्रायल के दौरान ही भुगत लिया गया है। इस कारण अभियुक्त को न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया। आपका नाम? इस मामले में अनीश कुमार, डॉक्टर अनीश कुमार। इस मामले में अभियोजन द्वारा सभी गवाहियों को पूर्ण रूप से कराया गया तथा अभियोजन केस को संदेह से परे साबित किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन पर कहा कि आज के कार्यक्रम में जो कमेटी बनी है वो देखेगी कि कैसे कार्यस्थल पर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके। हम उन्हें और ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यह पोर्टल पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर महिलाएं इसके तहत शिकायत करती हैं तो उनका नाम कहीं भी नहीं बताया जाएगा। यह एक इंटरनल कमेटी के पास जाएगा। प्रक्रिया बहुत सरल है और जानकारी लीक नहीं होगी। इससे एक सकारात्मक माहौल बनेगा। सभी राज्यों में विभागों द्वारा भी कमेटी बनाई गई है। हम चाहते हैं कि यह लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। सीबॉक्स पोर्टल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने रखा और आज के इस कार्यक्रम में जो कमेटी बनी है, यानी पॉस एक्ट के तहत सीबॉक्स पोर्टल के माध्यम से कि कैसे कार्य क्षेत्र में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हर तरह की सुविधाएं, सुरक्षा उन्हें मिल सके। तो उसके तहत आज का ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें आईसी कमेटी, लोकल कमेटी, विभिन्न विभाग और विभिन्न संस्था से आए हुए हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और ताकि जो कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और बढ़े, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और ये क्रमशः
आगे बढ़ भी रहा है। और निश्चित रूप से आज भारत में देखें तो आज अब महिलाएं आगे बढ़कर सभी क्षेत्र में अब जा रही हैं। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट भी हैं, तो उनके माध्यम से भी क्या और आगे हम कर सकते हैं, एक ये भी सुझाव, और ज्यादा ये जागरूक हो, लोगों को इसकी जानकारी मिले कि ये जो पोर्टल है बिल्कुल ही सेफ है। कोई भी अगर इसमें कंप्लेन जो करने वाली हमारी महिलाएं हैं जो कार्यक्षेत्र में रहती हैं, तो उनका नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं होगा। ये फिर जो इंटरनल कमेटी है, कमेटी के पास जाएगा, कमेटी जितना जल्द हो सके कमेटी उसके बारे में फिर वो जानकारी देगी। तो यानी कि प्रोसेस बहुत ही अच्छे से है, और इसमें इस पोर्टल के माध्यम से कि वो जानकारी लीक नहीं होगी, वो लोकल कमेटी के पास रहेगी, और निश्चित तौर पे इसके माध्यम से एक माहौल अच्छा होगा। और अभी बहुत सारे मतलब सभी राज्यों में भारत सरकार सहित विभिन्न राज्यों में सभी विभागों के ओर से कमेटियां बना ली गई हैं, और इसमें बहुत सारे कंप्लेन भी आए हैं, समय पर उसका रिजॉल्व भी हुआ है। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है, और हमें लगता है कि इसी तरह से इस तरह कंसल्टेशन के माध्यम से ये और लोगों तक, चाहे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ऑनबोर्ड हो, ये हमारा मतलब वो भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं, और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो भी और ज्यादा इसमें ऑनबोर्ड होंगे। और निश्चित तौर पर आज कुछ चीजों का, जैसे लोगों का आज एक हमने एक लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ कुछ खुद सेल्फ डिक्लेरेशन का, कि जो भी जहां पर भी महिलाएं काम कर रही है वर्क प्लेस में, वहां पे कुछ जानकारी के साथ वो सेल्फ डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, यहाँ सुरक्षित माहौल में हमारी महिलाएं हैं। तो जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि भारत के अंदर हमारी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में एक अच्छा माहौल मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, और आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरह से महिलाओं के नेतृत्व में विकास को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वर्क क्षेत्र जो महिलाओं की भागीदारी कार्य क्षेत्र में काफी बढ़ भी रहा है, और इस एक्ट के माध्यम से जो जब और ज्यादा जागरूकता फैलाना हमारा मकसद है, और लोग जागरूक होंगे, और निश्चित रूप से एक अच्छे वातावरण में और ज्यादा महिलाएं काम कर सकेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने इतना महामूर्ख नेता प्रतिपक्ष इस देश में नहीं देखा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों से कपास किसानों को बचाने के लिए 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। एक तरफ हमें किसानों को बचाना है, और दूसरी तरफ हमें टेक्सटाइल सेक्टर की प्रतिस्पर्धा बनाना है। हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भी जो हमारे निर्यातक हैं उन्हें 0% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। भड़काना, देशद्रोह करना कोई राहुल गांधी से सीखे। को पता है कि कपास में उसके किसानों को बचाने के लिए पिछले 8 साल से माननीय मोदी जी ने 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। एक तरफ तो किसानों को बचाना है, किसानों के बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे फ्री करना है, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि वियतनाम से हो रहा है। तो आप समझिए कि उसके लिए जो है इंसेंटिव दे रहे हैं। और ये यूएस ट्रेड डील में भी जो हमारे निर्यातक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम निर्यात करते हैं, उनको 0% टैरिफ लगेगा। एक तरफ माननीय मोदी जी ने किसान उत्पादक को, जो कपास उत्पादक हैं, उसको बचाया है, दूसरी तरफ मोदी जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया है, और तीसरी तरफ जो प्रोडक्शन बनाएंगे उनको 0% टैरिफ कैसे मिलेगा, और वो बांग्लादेश जैसी कंट्री को कैसे जो है कंपटीशन दे पाएंगे। ये सारा कुछ है। आप ये जो बकवास करना, भड़काना, देशद्रोह करना, यदि कोई सीखे तो वो राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके जो ट्विटर है ना, उसको सीधा पढ़ाना चाहिए, नहीं तो देश में एक अनार्की हो जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार सजगता से काम कर रही है, कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा। AIMIM बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बयान पर उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक है, यह राष्ट्रीय एकता आज़ादी का महामंत्र है। लोगों को इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। जिन्हें राष्ट्र से प्रेम है उन्हें वंदे मातरम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो भी पद खाली हैं उन पर नियुक्ति हो, लोगों को अवसर मिले, विभाग व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले, यह सरकार की इच्छा है। कि वंदे मातरम
हमारे राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता आजादी का वो महामंत्र है और लोगों को देर सवेरे इसे स्वीकारना ही पड़ेगा। जिनको राष्ट्र से प्रेम है उनको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, आपके विभाग से सर एक बड़ी नियुक्ति आने वाली है युवाओं को। निश्चित तौर पर हम लोग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का, डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री जी का नियुक्ति का जो अभियान है, जो भी पद खाली हैं उस पद पर नियुक्ति हो, लोगों को अवसर मिले, विभाग व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले, ये सरकार की इच्छा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कल कैबिनेट में 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शामिल है। 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अंबाला और दिल्ली के बीच तीसरी और चौथी लाइन, कसारा से मनमाड़ के बीच तीसरी और चौथी लाइन और हॉस्पिट से बल्लारी के बीच तीसरी और चौथी लाइन, ये तीनों सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा बहुत बड़े फैसले जो लिए गए, वो फैसले करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए गए कल कैबिनेट में, जिसमें इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें अर्बन चैलेंज फंड भी है और जिसमें स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 भी है। सब पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड़ के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहां कैपेसिटी की जरूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड़ 3rd और 4th लाइन, ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड़ बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहां पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। इसको टेक्निकली कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इस पूरे सेक्शन की टोटल नई डिजाइन की जा रही है। आप यहाँ पे एक मार्क देखेंगे, 5 टनल्स ऑफ 28 किलोमीटर। आप यहाँ पे इस नक्शे पे देखेंगे, इस सेक्शन में 135 किलोमीटर के इस सेक्शन में 28 किलोमीटर की 5 टनल्स बनाई जाएंगी। अभी जो बहुत पुराने समय से बना हुआ जो लाइन है, अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट काफी गोल घूम के जाता है, ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, स्लोप को मेंटेन करने के लिए। इस नए प्रोजेक्ट में इन दोनों जो 3rd और 4th 2 नई लाइंस होंगी, वो प्रैक्टिकली बहुत सारे गोल घूमने वाले सेक्शन को बाईपास करके थ्रू टनल जाएगी और ये इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगी और ट्रेन्स बहुत। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी पार्टी के नेता नीट की बच्ची और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दे पर साथ खड़े हुए। भारत में भी बहुत सारे एब्स्टीन हैं, मुद्दों पर सदन में बोलने नहीं दिया जाता। टैरिफ की बात करो तो बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दो, ऐसी बातें सामने आती है। पप्पू यादव को जान से मार दो, ऐसी बातें सामने आती है। सच बोलने में इतना डर अब लगता है। आप न्यायालय के भरोसे ही बच सकते हैं, अन्यथा लड़ने संघर्ष करने का जज्बा अब खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि बिहार में अब अच्छे सच बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। लेकिन यह गंभीर विषय है और इसके लिए हम स्पीकर से मिलेंगे। सभी लोग, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करूंगा। कुछ लोगों को छोड़ के सभी पार्टी के नेताओं ने नीट की बच्ची और बच्चियों की सुरक्षा के मुद्दों पर साथ खड़े। मुझे ये नहीं पता एब्स्टीन की बात होती है। एब्स्टीन तो जो घटना है ये दुनिया ने देखा। भारत में भी बहुत सारे एब्स्टीन मुद्दे न तो सदन में बोलने दिया जाता, टैरिफ की बात उठाओ वहां ना बोलने दिया जाए।
फिर आप राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दो, पप्पू यादव को जान से मरवा दो। तो सच बोलने में इतना डर अब लगता है, मुझको लगता है कि अंग्रेज से भी बदतर स्थिति आज जो हालात है, पूरी संस्थाएं खत्म हो जाए, न्याय नहीं बचता तो उम्मीद नहीं थी बचने। न्यायालय ही बचाने के भरोसे बच सकते हैं आप, अन्यथा आपके भीतर अब लड़ने की, संघर्ष करने की जज्बा खत्म हो। और मुझे लगता है कि बिहार में अच्छे और सच्चाई बोलने वाले लोगों के लिए राजनीति का आपको जगह नहीं बच गई। ये गंभीर विषय है। तो जिस तरीके से सभी एसपी क्रिमिनल मिल करके साजिश किया, अस्पताल मिल करके, तो इसके लिए स्पीकर साहब से भी मिलेंगे और सभी लोग, सभी नेताओं ने जिस तरीके से और सभी लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से नेताओं को भी, सोशल मीडिया को भी, मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी और पूरे देश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि स्थिति ऐसी हुई है कि हमारा बहुत सारा कपास बांग्लादेश जाता था, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसकी खपत होती थी। अब अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ जो डील की है वो ये है कि अगर अमेरिका बांग्लादेश से कपास खरीदता है तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो जाहिर है कि अब बांग्लादेश भारत से कपास खरीदना बंद कर देगा। जब हमने पीयूष गोयल से इस पर जवाब मांगा तो पीयूष गोयल ने बेशर्मी से कहा कि अमेरिका ने हम पर भी यही शर्त लगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा तो हमारा कपास कहाँ गया, हमारे कपास किसानों की चिंता कौन करेगा। स्थिति यही हुई। हमारा कॉटन बहुत ज्यादा बांग्लादेश में जाता था, वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खपत होती थी उसकी। अब अमेरिका ने बांग्लादेश से जो डील की है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन लेगा तो उसको 0% टैरिफ लगेगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश अब भारत से लेना बंद कर देगा कॉटन। यही बात का जवाब पीयूष गोयल से जब हमने मांगा तो पीयूष गोयल बेशर्मी से पलटकर कहते हैं कि यही शर्त हम पर भी अमेरिका ने लगा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या शर्त है कि अगर हम भी अमेरिका से कॉटन लेंगे तो हमें 0% टैरिफ मिलेगा। तो हमारी कॉटन कहां गई? हमारी कॉटन के किसान की चिंता कौन करेगा? और एक ट्रेडिशनल फसल है यहां की। हमारे कई आपने सही बताया, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कई राज्य हैं जहां से कपास पिछले कई दशकों से, शतकों से उगाई जा रही। पुडुचेरी के कराईकल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस विशाल सभा को करने के लिए हमारे 2 उद्देश्य हैं, जिसमें एक उद्देश्य है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रंगास्वामी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो काम किया है उसकी रिपोर्ट कार्ड आप सभी के सामने रखनी है। 5 साल पहले पुडुचेरी की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाई थी। इस सरकार ने 3 काम किए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करना, पुडुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बनाना और यहाँ राजनीतिक स्थिरता लाना शामिल है। பாரதத்தை விஸ்வ குருவாக, உலகின் குருவாக ஆக்கும் கனவை அவர் கண்டார்। मैं सबसे पहले पांडिचेरी की इस महान भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। இந்த மகத்தான புனிதமான புதுச்சேரி மண்ணிற்கு நான் தலைவணங்கி என்னுடைய உரையை நான் துவக்குகின்றேன்। मित्रों, सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक ऐसी तमिल भाषा में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। உலகத்தின் மிகவும் தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியிலே என்னாலே இங்கே உரையாற்ற முடியவில்லை என்பதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் தொடர்கிறேன்। आज ये विशाल सभा करने का 2 उद्देश्य है, 2 एम है। இந்த பரந்துபட்ட இந்த அவையிலே நான் வந்திருப்பதற்கு 2 நோக்கங்கள் இருக்கின்றன। एक उद्देश्य है मोदी जी और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है इसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखना है। முதல் நோக்கம் என்னவென்றால் நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையிலும்
இங்கே புதுச்சேரியின் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்களுடைய தலைமையிலும் இத்தனை ஆண்டு காலம் என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதற்கான பட்டியலை அறிக்கையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க நான் வந்திருக்கிறேன். मित्रों, और दूसरा उद्देश्य है कि यूपीए इंडिया अलायंस जो थिया शक्ति है उसको बेनकाब करना है, उसका पर्दाफाश करना है. இரண்டாவது நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த இண்டி கூட்டணி இருக்கிறதே, இவர்களுடைய தீய நோக்கம் அந்த திரையை கிழித்தெறியும் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். 5 साल पहले पांडिचेरी की जनता ने यहां मोदी जी के और रंगास्वामी जी के नेतृत्व में एक एनडीए सरकार बनाई. 5 ஆண்டுகள் முன்பாக இந்த இடத்திலே புதுச்சேரி மக்கள் மோடிஜி மேலும் ரங்கசாமி அவர்களின் தலைமையின் கீழே இங்கே என்டிஏ அரசை அமைத்து அளித்தார்கள். और ये सरकार ने 3 काम किए हैं. एक, यहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है. இங்கே இந்த என்டிஏ அரசாங்கம் 3 வேலைகளை செய்திருக்கிறது. ஒன்று, இங்கே ஊழலை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது. दूसरा, जो पहले कांग्रेस सरकार थी वो दिल्ली के उनके मालिकों का एटीएम बनाया था पांडिचेरी को. हमने पांडिचेरी को एक स्वायत्त यूटी बनाने का काम किया है. இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், முன்னர் இங்கே இருந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் புதுச்சேரியை தில்லிக்கு அடிப்பொடியாக அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருந்தது. ஆனால் என்டிஏ அரசாங்கமோ இங்கே சுயமாக விளங்கும், சுயமாக செயல்படும் ஒரு அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளித்து அதை உருவாக்கி இருக்கிறது. भाइयों बहनों, और तीसरा काम किया है, हमने पांडिचेरी में पॉलिटिकल स्थिरता लाने का काम किया है. மூன்றாவது பணியை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால், இங்கே புதுச்சேரியிலே அரசியல் நிலைத்தன்மை, அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையை நாங்கள் அமைத்தளித்திருக்கிறோம். जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि मुझे नहीं पता कि इससे बाकी देश को क्या फायदा होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ नुकसान ही दिख रहा है. अब जिन चीज़ों पर ड्यूटी फ्री कर दिया गया है वे सब हमारे उत्पाद हैं. बादाम, अखरोट, सेब, ताजे फल, सूखे मेवे, ये सब जम्मू कश्मीर की पैदावार है. हमारे किसानों ने अपने उत्पाद को बेहतर बनाने में सालों का निवेश किया है. अब अगर आप कहते हैं कि अच्छी चीज़ें बाहर से आएंगी और यहाँ कम अच्छी चीज़ें बिकेगी, तो ये हमारे लोगों के साथ मजाक है. ना, मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फिलहाल नुकसान ही नज़र आ रहा है. अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है, वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं. आमंड, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं. अब आप हमें कहते हो कि ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपये किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा? हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है. नई वैरायटीज़ आई हैं, हाई क्वालिटी आया है. सीए स्टोर्स के ज़रिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं. अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीज़ें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीज़ें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है. हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिकें. तो मुझे तो फिलहाल इस डील से नुकसान ही नज़र आता है, फ़ायदा नहीं नज़र आता. मेरे साथ इस बुलेटिन में था ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया. नमस्कार. आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल.